अच्छा जी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हमारा टॉपिक है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो पहले तो क्लासिकल देखते हैं। क्लासिकल क्या कहते थे? क्लासिकल थ्योरी सेज दैट मनी इज ओनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शनरी डिमांड, यानी मनी इज यूज्ड ओनली फॉर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूज्ड ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी का दूसरा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होती है। और वो इसलिए कहते थे कि पैसा जो है, पैसा आइडल फॉर्म में मत रखो, कैश फॉर्म में मत रखो। क्यों? क्योंकि कैश फॉर्म में रखने से वो कहते थे इसका कोई फायदा नहीं है, जाया हो रहा है। तो इसलिए वो क्या कहते थे, इन्वेस्ट कर लो। अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो किसी को कर्ज दे दो, उधार दे दो, इंटरेस्ट कमाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्लासिकल का व्यू था। कीन्स ने कहा जी नहीं, कीन्स ने कहा ये आप लोग, ये इस तरह नहीं है। लोग पैसे रखते हैं, नकद रखते हैं किसके लिए? एज ए नकद रखते हैं और क्या काम लेते हैं इससे? स्पेकुलेटिव डिमांड लेते हैं। स्पेकुलेटिव कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं अंदाजा लगाना, तखमीना लगाना कि भाई आगे क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, शॉर्ट में समझाओ तो फिर डिटेल से करते हैं इसको। शॉर्ट में वो इस तरह करते हैं, स्पेकुलेटर स्पेकुलेट करते हैं कि बॉन्ड और सिक्योरिटी या कोई भी एसेट ले ले। ठीक है, कोई भी एसेट ले ले। ठीक है, वो जब प्राइसेस कम हो जाती हैं तो वो खरीद लेते हैं। जिस हम लोग का कारोबार करते हैं, चीजें सस्ती खरीद लेते हैं। जब सस्ती खरीद लेते हैं और कब बेचते हैं? जब महंगी हो जाती है तो फिर बेच देते हैं। ठीक है, सस्ती खरीदते हैं और महंगी होके बेच लेते हैं। ठीक है, और जब बेच देते हैं तो फिर ये पैसा इनके पास आ जाता है। जब खरीद लेते हैं पैसा मार्केट चला गया। ठीक है, और जब इन्होंने महीना 1.5 महीने जितना भी ड्यूरेशन इन्होंने चीज अपने पास रखी है, बॉन्ड अपने पास रखा है, एसेट अपने पास रखा हुआ है, तो ये क्या है, मार्केट में पैसा है, इनके पास बॉन्ड है या सिक्योरिटी है या एसेट्स हैं, ये जो भी है इनके पास है। फिर जब महंगा हो गया और इनको फुल यकीन हो गया कि ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया, इससे और महंगा नहीं होगा, इसके बाद ये सस्ता होगा, तो फिर बेच देते हैं। ठीक है, सेल कर लेते हैं। जब सेल कर लेते हैं तो पैसा दोबारा इनके पास आ जाता है और ये फिर इस ताक में बैठे रहते हैं कि ये कब सस्ता होगा। स्पेकुलेशंस लगाते हैं, फिर स्पेकुलेशन देखते हैं, स्पेकुलेशन लगाते हैं। ठीक है, ये कब सस्ता होगा। ठीक है, बेचने के लिए भी स्पेकुलेशन करते हैं कि ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, बेच लेते हैं। फिर सस्ता होने के लिए क्या करते हैं, फिर स्पेकुलेशन करते हैं। अब इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा ये जाया नहीं करते, ये स्पेकुलेट करते हैं कि कब ये चीज दोबारा सस्ती होगी, सस्ती तरीन कि फिर हम खरीद लें। ठीक है, अब इसमें मैंने एक चीज स्किप कर दी। बॉन्ड की प्राइसेस जो हैं, इनकी कीमत जो है ये चेंज होती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ चेंज होती हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चेंज होती हैं। ठीक है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या जो ये अगर इन्होंने खरीदा है ये बॉन्ड, तो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उसके साथ ये चेंज होती हैं। ठीक है, या जनरल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, वही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वही होता है। ठीक है, तो उसके साथ जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उतनी प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होती है? कम होती है। और जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है उतनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनका उल्टा ताल्लुक है। जैसा मैंने कहा, प्राइसेस कम होने से ये बॉन्ड खरीदते हैं, प्राइस कम हो जाती है तो बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो जब खरीद लेते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त ज्यादा दर होता है। ठीक है, और जब बेच लेते हैं ना, तो वहां पर प्राइसेस ज्यादा होती हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कम से कम। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइसेस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द प्राइसेस ऑफ बॉन्ड आर लो due to rise in market rate of interest, and will sell it when price of bond increases due to decrease in the market rate of interest. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका जिक्र है। Now when people sell the bond, they keep money in cash form and speculate. यहाँ लफ्ज है speculate। ठीक है, speculate that when again price of bond will decrease and they will purchase bond. ठीक है, वही हो गई कि कब बॉन्ड सस्ते होंगे और वो खरीद लेंगे। तो ये जो बीच में पैसा होता है, ये जो बीच में ड्यूरेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? जो नगद रखते हैं इसको हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। टू कीप मनी इन कैश फॉर्म and to speculate that when prices will decrease due to changes in market rate, interest is known as speculative demand for money. वो जो कैश फॉर्म में रखते हैं, पैसे अपने पास रखते हैं कि कब ये प्राइसेस दोबारा क्या हो जाएंगी?
डिक्रीज करेंगी और हम फिर चीज़ें खरीद लें, ठीक है। तो वो पैसा जो रखते हैं अपने पास, इसको क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। जब पैसा अपने पास नकद रखते हैं, ठीक है, और स्पेकुलेट करें कि ये कब चीज़ें सस्ती होंगी, तो जब खरीद लेते हैं तो उस पर फिर डिमांड खत्म हो गई, इनके पास पैसे चले गए। जब चीज़ खरीदी ना और पैसे इनके पास पड़े हो तो ये स्पेकुलेटिव डिमांड है, ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने बात बता दिया, स्पेकुलेटिव डिमांड इज बेस्ड ऑन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इनवर्स रिलेशनशिप है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड में और इंटरेस्ट रेट में। अभी समझाता हूँ इस पे। बॉन्ड क्या चीज है? ए बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट बेयर्स नो क्रेडिट रिस्क। बॉन्ड आपने खरीद लिया, कोई डर नहीं होता कि ये मुझे इस पे पैसे नहीं मिलेंगे, ये कोई ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको मिलता है और उस पर जो अदायगी होती है, इंटरेस्ट होता है, वो भी आपको मिलता है, तो कोई रिस्क नहीं होता। अच्छा, इसका रिस्क क्या है? इट हैज ए मार्केट रिस्क that its value fall as interest rate rise in the market। जो ही इंटरेस्ट रेट बाजार में चढ़ेगा तो इसकी फेस वैल्यू कम हो जाएगी, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो सिर्फ ये एक रिस्क होता है, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा कि ये किस तरह कम होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं। ए बॉन्ड कंटेन्स द फेस वैल्यू एंड द प्रॉमिस्ड कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड पे लिखा होता है कि ये 1 लाख का बॉन्ड है, 1.5 लाख का बॉन्ड है, 2 लाख का बॉन्ड है, 3 लाख 4 लाख का बॉन्ड है, जितने का उस पर लिखा होता है कि 10 लाख का बॉन्ड है। तो बॉन्ड पे लिखा होता है कि ये कितनी मालियत का है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि ये भाई आपको 10% देगा, 20% देगा, 15% देगा, ठीक है। तो उस पर कूपन रेट लिखा होता है, ठीक है। The coupon rate of interest multiplied by the face value of bond is annual interest income of bond। कूपन मतलब 1 लाख है, 1 लाख का बॉन्ड है और उस पर 10% है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ठीक है। तो आपको हर महीने जो है वो 1 लाख का 10% कर लें तो 10,000 रुपये आपको क्या मिलेंगे, ठीक है। 1 लाख का बॉन्ड है, 10% हो तो 10,000 मेरे ख्याल में आता है, तो 10,000 आपको वो क्या मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें इधर, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू 1000 एंड ए कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% है। तो ये मेच्योर होगा 5 साल के बाद, ठीक है। 5 साल बाद आपको मेच्योरिटी होगी, 5 साल बाद आप वापस कर सकेंगे, ठीक है। तो हर साल ये कितना कमाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, हर साल ये 100 रुपये कमाएगा, ठीक है, ईच ईयर। अब जो मैंने आप लोगों को बात कही कि ये इसकी फेस वैल्यू क्या है, सॉरी मार्केट वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं। एक बॉन्ड आपने खरीदे 1000 रुपए का, ठीक है, आपको 5 साल बाद 1000 रुपए भी मिलेंगे और हर साल आपको 100 रुपए मिलेंगे। 5 साल बाद आपको क्या मिलेंगे? 1000 रुपए वापस मिल जाएंगे और आपको हर साल 100 रुपए मिलेंगे। तो आप देखते हैं कि मैं आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखता हूँ, फ्यूचर में जो मुझे 5 ये जो मैंने 1000 रुपए दिए हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और मुझे 100 रुपए भी मिल रहे हैं। तो इसका रेट ऑफ, इसका जो फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का दैट इज R1। ये जो रेवेन्यू मिला है मुझे ना, R1 पहले साल में रेवेन्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर, ये इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, डिस्काउंटिंग फार्मूला। 1 प्लस आर रेस्ट पावर 1 R2, अगले साल ये स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे साल ये क्यूब हो जाएगा, चौथे साल ये 4 हो जाएगा और आखिरी साल ये n हो जाएगा, जितने भी साल हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ये फिर प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। तो देखो पहले साल मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं, 1 प्लस 8%, लेट्स सपोज 8% क्या है, इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। एक तो ये कूपन रेट हो गया 10%, कूपन रेट हो गया ये 10%, और ये यहाँ पर 8% इन्फ्लेशन रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी इन्फ्लेशन रेट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये 1 फिर ये स्क्वायर करना, ये क्यूब करना, ये, और आखिर में 1000 रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। तो इसकी जो मैंने आंसर मालूम किया वो 1079.8। मसलन इसका मतलब है कि 5 साल बाद जो मैं 1000 रुपए मैंने 1000 रुपए जो मैंने जमा कराए हैं, मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं हर साल, उसकी आज ये कुल मिला के इकट्ठा कर ले तो आज उसकी वैल्यू है 1080 रुपए समथिंग। कितनी वैल्यू है? 1080 रुपए आज उसकी वैल्यू है, ये मैं आज देख रहा हूँ,